देखिए, सभी को राम राम। राजकीय कृषि विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। अंदर हमने क्लासरूम में जो चीज़ें बताई वही चीज़ें फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हम सभी लोग किसान हैं और खेती करते हैं। पहले तो ये समझना है कि किसान क्या करता है। खेती कहाँ करता है? खेत में। किसान क्या करता है? खेती कहाँ करता है? खेत में। बस जब हमें खेती खेत में करनी है तो खेत को ध्यान रखना है कि नहीं रखना? अभी हम खेत को ध्यान में नहीं रखते और सब चीजें ध्यान में रखते हैं। बोले उन्नत बीज बोना है, जमीन बंजर है, अनफर्टाइल है, जमीन खराब है और उन्नतशील बीज ला रहे हैं। क्या करोगे उन्नतशील बीज बो करके जब जमीन में ही दम नहीं है? कितना भी उन्नतशील बीज ले आओ, जमीन की एक सामर्थ्य है कि इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। कितना भी अच्छा बीज ले आओ, कितना भी ज्यादा फर्टिलाइजर दे दो, लेकिन हमारी सामर्थ्य 32-34 कुंटल से ज्यादा गेहूं देने की नहीं है। तुम 70 कुंटल वाली ले आओ, चाहे 100 कुंटल वाली। तो इससे हमें एक चीज समझनी है कि जब हम 70 कुंटल का बीज बोते हैं गेहूं का, लेकिन हम जब फसल काटते तो मेरे यहाँ 34 कुंटल निकलता है। ऐसे ही चना हम जो है 30 कुंटल का लाते हैं, लेकिन जब फसल काटते हैं तो 12 कुंटल का निकलता है। ऐसे ही सरसों का बीज जो है 25 कुंटल का लाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ 8 कुंटल निकलता है। ठीक है ना? तो खेती हम खेत में करते हैं, तो प्राकृतिक खेती में सबसे ज्यादा जोर हम देते हैं कि खेत की उर्वरता को बढ़ाना है। कहते हैं ये धरती मेरी आध्यात्मिक माँ है और ये माँ अगर खूबसूरत है तो मेरे चेहरे में क्रीम पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी माँ स्वस्थ है तो मुझे बीमार कोई नहीं बना सकता। अगर वे माँ संपन्न है तो मुझे कोई गरीब नहीं बना सकता। अगर इसका स्वास्थ्य सही है तो मुझे कोई बीमार नहीं कर सकता। सुन लेना आप बात को, ये सच है। अगर ये जाने अनजाने धरती माता बंजर हो गई, इसकी फर्टिलिटी कमजोर हो गई, तो दुनिया में कोई सुरमा भोपाली नहीं है जो मनुष्य की किसी भी समस्या का समाधान कर पाए। जैसे आपके चेहरे पर उदासी के भाव हैं, कोई आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सकता। आज हिंदुस्तान की आधी आबादी बीमार है, अस्पतालों में भटक रही, उसको कोई स्वस्थ नहीं कर सकता। आज किसान कर्जदार है, उसको उसका कर्जे से मुक्ति कोई दिला नहीं सकता। गांव से पलायन हो रहा है, उस पलायन को कोई रोक नहीं सकता। देश में हजारों किसान आत्महत्या करते हैं, उस आत्महत्या को कोई रोक नहीं सकता। जब तक मेरी धरती माता संपन्न नहीं होगी, किसी भी समस्या का समाधान हो नहीं सकता। ये नोट कर लीजिए आप। लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में इस बात का प्रयास कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती का नाम ले रहे हैं, इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि किसान जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने वाली कोई विधा ना सीख पाए। मतलब जमीन को जिंदा करने की, फर्टाइल बनाने की कला किसान को कहीं आ ना जाए, क्योंकि जैसे ये कला आएगी किसान के अंदर तो हमारी सबकी दुकानों में ताले लग जाए। चिकित्सा विज्ञान भी यही चाहता है कि कोई स्वस्थ ना होने पाए, नहीं तो हमारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाएगी। मैं विनोद कुमार सचान डंके की चोट पर कहता हूं कि किसान को एक ही काम करना है कि जिसकी बदौलत उसका जीवन चल रहा है। और किसान का क्या, इस धरती की बदौलत दुनिया भर के जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सबका पेट ये धरती ही पालती है। लेकिन ना तो कोई नीति निर्माता इस पर सोचता है,
ना कोई कोर्ट कचहरी इस बात का स्वतः संज्ञान ले रही है कि भाई जमीन अनफर्टाइल हो रही है, ना कोई वैज्ञानिक इस बात को कहता है कि जमीन अनफर्टाइल हो रही है, और ना आप सोच रहे हो। मतलब जिसकी बदौलत मेरा पूरा जीवन चल रहा है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सब लोग क्या कर रहे हैं, हमारी दुकान का सामान कितना ज्यादा से ज्यादा बिक जाए, क्यों? ताकि हम लखपति, करोड़पति, अरबपति, ठीक है ना। तो ये धरती में मैं रहता हूं, धरती का ज्ञान जरूरी है। और धरती का ज्ञान जब मैं बात करता हूं तो पंच महाभूत का विज्ञान है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। हमारा ये शरीर धरती, पानी, हवा, आकाश से मिलके बना है। और अगर धरती, पानी, हवा, आकाश सही है तो यहां किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सूरज का हम कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए केवल हाथ जोड़ना है, सूर्य देवता नमस्कार। आकाश को हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए आकाश को नमस्कार करना है, और कोई कर्म नहीं कर सकते, केवल नमस्कार करना। लेकिन धरती, पानी और जंगल, जमीन, जल और जंगल और जीव, पंच महाभूत ने मिलकर के पहले हम मनुष्य को सीधे नहीं बनाया। अगर इस धरती पर मनुष्य पहले आता, चींटी, चींटा, गाय, भैंस, बकरी, पेड़ पौधे ना होते तो मनुष्य क्या यहां बाजा बजाता, जिंदा रह लेते? नहीं। तो हमको अंडा भी चाहिए, मांस भी चाहिए, दूध भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए, संतरा भी चाहिए, नींबू भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, अनाज भी चाहिए, दालें भी चाहिए, तेल भी चाहिए, है कपड़ा पहनने के लिए वस्त्र भी चाहिए। ये सब कौन सब देता है? धरती माता। आपको गन्ना इसी में उगाना है, सब्जियां इसी में उगाना है, फल इसी में उगाना है, सब कुछ तो यहीं उगाना है। तो क्यों ना हम इसको ठीक करें। तो जमीन पहले है। जमीन, कोई भी फसल लगाएंगे जमीन पर लगाएंगे। अगर जमीन में जीवांश कार्बन, ह्यूमस, जमीन की जान है जीवांश कार्बन। कार्बन बनता है कार्बनिक पदार्थ से, सड़ा गया मलमूत्र, फसलों का अवशेष, बाग बगीचों की पत्तियां, ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ। इस जमीन में जितना जो हम लेते हैं इसको लौटा दें, सीधी सीधी कहानी है। जो लेते हो वो लौटा दो, ना उसको बेचो, ना उसको आग लगाओ, ना उसको नदी नाले में बहाओ। धरती माता से जो लिया था हम उसको वापस कर दें। अगर मैं उसको, ये धरती ने समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला था किसने पिया था? इस धरती ने। यही शिव है। मैंने अंदर बोला अगर संसार में शिव नाम का कोई वस्तु, कोई जीव कुछ है, शिव, तो ये धरती ही शिव है। आदि पिता सदा शिव है, ध्यान रखिएगा। अगर मैंने धरती को शिव नहीं माना तो फिर शिव और चाहे जिसको मानते रहो, कोई शिव नहीं है। वो सब झूठ का दुकान है। मां पार्वती, आदि शक्ति मां दुर्गा का मतलब है इस धरती के ऊपर जितनी भी वनस्पतियां हैं ये सब आदि शक्ति मां दुर्गा हैं, जिनको पार्वती कहते हैं। यही पार्वती सबका पेट भरती है। सारे जीव वनस्पतियां खाते हैं, कंद मूल फल। हम सब लोग क्या खाते हैं? कंद मूल फल। आलू क्या है? तना। गाजर क्या है? जड़। और सेव क्या है? फल। कहते हैं कि कर्मों का फल मीठा होता है, कर्म का फल। कर्म किसके साथ? धरती के साथ, पानी के साथ, वनस्पतियों के साथ, जीवों के साथ, जो आपको अच्छे कर्म करना है। तो जब हम धरती के साथ, पानी के साथ, वनस्पतियों के साथ और जीव जंतुओं के साथ अच्छा काम करते हैं तो हमारा फल मीठा होता है। आज हम धरती के लिए अच्छा नहीं करते, 4 टन का ट्रैक्टर चलाते हैं, यूरिया डीएपी डालते हैं, फिर कीड़ों को इंसेक्टिसाइड डाल के मारते हैं,
खरपतवारों को बीडीसाइड डाल के मारते हैं, बीमारियों को फंजीसाइड डाल के मारते हैं। ये कर्म है कि कुकर्म? तो कुकर्मों का फल मीठा नहीं होता, कर्मों का फल मीठा होता है। और जाने अनजाने इस टेक्नोलॉजी के युग में सारे के सारे लोग कुकर्मी हो गए। आप ही के बच्चे थे जो पढ़ लिख करके सरकारी सेवा में, प्राइवेट सेक्टर में आए। कोई दवा बेचने वाली कंपनी में गया, कोई फर्टिलाइजर बेचने वाली कंपनी में गया, कोई सीड बेचने वाली कंपनी में गया, कोई मशीन बेचने वाली कंपनी में गया, कोई ड्रोन बेचने वाली कंपनी में गया। क्या कह रहे हैं? चाचा ये ड्रोन ले लो, चाचा यूरिया डीएपी ज़्यादा डाला करो, चाचा ये हो गया, बीमारी लग गई, फंजीसाइड डाला करो। क्योंकि कंपनी उसको 40-50 हज़ार जो दे रही, इसी बात का दे रही, मेरा माल नहीं बिकेगा तो तुम्हारी नौकरी खतरे में। तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति पता है उसको मैं गड़बड़ कर रहा हूं, लेकिन प्रश्न तो 40-50 हज़ार रुपए का है। अगर माल नहीं बेचोगे तो नौकरी गई, और माल बेचोगे तो पिताजी कर्ज में डूब गए। तो पिताजी का लड़का अपने पिता को ही कर्ज में डुबो रहा है। एक बाप का लड़का अपने बाप का नहीं हुआ और आप अपनी धरती माता के नहीं हुए। बस इतनी सी कहानी। किसान के पढ़े लिखे लड़के, चाहे वो राजनीति में गए हों, चाहे वो जज बने हों, चाहे वो वकील बने हों, चाहे वो डॉक्टर बने हों, चाहे वो इंजीनियर बने हों, अगर वो अपने बाप के प्रति, गांव के प्रति हमदर्दी का भाव रखते हैं तो ये दिक्कत नहीं होती। चलो वो नालायक हो गए, लेकिन आप अगर अपनी जमीन का ख्याल रखते तो आपके सामने ये दिक्कत नहीं होती। तो मैं प्राकृतिक खेती में 2 ही चीज़ें कहता हूँ कि धरती में 4 टन का, 3 टन का ट्रैक्टर चला के धरती की संरचना को मैंने खराब कर दिया। धरती जिंदा है, धरती को माँ कहते हैं, इसके अंदर अनेक जीवन है। केंचुआ यहीं रहता है, चूहा यहीं रहता है, सांप यहीं रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहीं रहते हैं। लेकिन 4 टन का ट्रैक्टर जब जलता है तो धरती की संरचना टूट जाती है और सभी के घर खराब हो जाते हैं। तो एक तो मैकेनाइजेशन से मैंने धरती की संरचना खराब की, जिसको हम कहते हैं उसके भौतिक गुण। फिर यूरिया डीएपी ज़्यादा डाल करके वो भी भौतिक गुण खराब किए। फिर हमने रसायन पेस्टिसाइड डाल करके बोले दीमक है, क्लोरोपाइरीफास डालो, कोराजिन डालो, फ्यूराडान डालो, थिमेटेंजी डालो, साइपरमेथ्रिन डालो। ये डाल करके जो जीवन बचा था उसको भी मैंने नष्ट कर दिया। ठीक है ना? तो उसके लिए मैंने अंदर बोला था ये जंगल के जीवाणु हैं, एक बोतल ले जाइए, फ्री फंड में मिलती है। अन्यथा इसी बोतल को लोग 1,500-2,000 रुपए की बेच रहे हैं बाजार में, जाने क्या क्या नाम लिख करके। एक बोतल यहाँ से ले जाइए और ले जा करके क्या करेंगे, अपने पास 200 लीटर का ड्रम लेना, ध्यान रखना। 200 लीटर का ड्रम लीजिए और उसमें बोतल अब क्या करेंगे, इसमें 200 लीटर, 180 लीटर, 250 लीटर, 150 लीटर पानी भर दीजिए। अब जीवाणु है, पानी है। अब पानी में तो जीवाणुओं का भोजन कुछ है नहीं, जीवाणु खाएंगे क्या? जीवाणुओं को भी भोजन चाहिए। तो जीवाणुओं का भोजन है शुगर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा वो चीज खा सकता है, खाता तो है ही नहीं, ना वो खाता है ना वो हगता है। जैसे बात में हम भी ऐसे निकल जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये खाता है, वो खाता नहीं है। वो अपनी स्किन से अब्जॉर्ब करता है लिक्विड फॉर्म में जो चीज होगी। तो चीनी ही लिक्विड फॉर्म में है, गुड़ ही लिक्विड फॉर्म में। जैसे अभी आटा डलवाते हैं लोग, बेसन डलवाते हैं, आटा और बेसन जब डालते हैं तो इसको शुगर में कन्वर्ट होने में 30, 35, 40 दिन लगते हैं। तो अगर हमने अब कहा इसमें आप आटा डाल देना तो ये बैक्टीरिया मर जाएंगे, क्योंकि 30-35 दिन तक जब तक आटा टूटेगा तब तक इनको भोजन मिलेगा नहीं, तब तक ये मर जाएंगे। तो मैं क्या कहता हूं कि इसमें डाल दो चीनी, गुड़ और आटा मिला करके। चीनी प्लस आटा डालो, चाहे गुड़ प्लस आटा डालो, आधा गुड़ और आधा आटा। डालना कितना है ये तय करना है, कितने महीने में बनाना। जैसे अभी आप मार्च है और मान लो खरीफ में आप फसल बोना है जुलाई में,
तो अभी अप्रैल मई जून 3 महीने हैं, और अभी मार्च का भी आधा महीना, 3.5 महीना है। 200 लीटर के ड्रम को हमको 28 किलो भोजन देना है। 200 लीटर में कितना? 28 किलो। 14 किलो चीनी, 14 किलो आटा, 14 किलो गुड़, 14 किलो आटा, 14 किलो गुड़, 14 किलो चीनी, या पूरा 28 किलो चीनी, या पूरा 28 किलो गुड़। लेकिन पूरा 28 किलो आटा नहीं, क्योंकि मर जाएगा, ठीक है ना। शुरुआत में उसको शुगर चाहिए। इतना डाल दिया। इतना मतलब हमको डालना है कब? 3.5 महीने में। अगर किसी को 2 महीने में ही बनाना हो तो मैं क्या कहता हूं, 18 किलो गुड़ अभी डाल दो, फिर 35 दिन के बाद 10 किलो और डाल देना, 2 महीने में बन गया। लेकिन आपको बनाना 3.5 महीने में, तो क्या करेंगे? 3 का भाग दे दो, 9 तियां 27, 9 किलो अभी कल डाल देना, फिर 9 किलो अगली 12 तारीख को डाल देना, फिर 9 किलो अगली 12 तारीख को डाल देना। हो गया। अगर किसी को 4 महीने बनाना हो तो 7 किलो 7 किलो 7 किलो 7 किलो नियम है ये। कोई कहता है साहब हमको तो अभी मूंग बोनी है, 1 महीने में ही बनाना है, और मूंग बोनी है 2 एकड़, तो 200 लीटर बन रहा था ये 10 एकड़ के लिए। अब आपको 2 एकड़ मूंग बोनी है, तो जो 1 बोतल ले जाओगे ना, केवल 50 लीटर पानी भरोगे, और 50 लीटर पानी भरने के बाद 1 सीसी ये था, इसमें 2 ही एकड़ चूंकि मूंग लगानी हमको अभी, तो केवल 50 लीटर पानी भरो और सीधे 6 किलो उसमें चीनी डाल दो, हिलाते रहो रोज। अभी 1 ही महीने में बन जाएगा। फिर 10 लीटर बचा लेना। मेन क्रॉप जब आएगी उड़द मूंग वाली 8 एकड़ बोने के लिए, तो फिर इसमें पानी 150 लीटर भर देना, और फिर उसी क्रम से गुड़ और चीनी डालते रहना। डेली हिलाना है इसको। तो इसमें हुआ क्या मित्र, ये जो बोतल से मैंने इसमें जीवामृत डाला है, ये जीवाणु मैं जंगल की मिट्टी से लाया हूं, कब? आज के करीब करीब 10-12 साल पहले। और यहाँ चिरगांव में है, झांसी में भी है। रोजाना लोग यहाँ आते हैं जीवामृत लेने, रोजाना। कभी 2, कभी 4, कभी 6, कभी 1, कभी कभी कोई चूक भी जाता है। जो लोग ले गए हैं, या मेरा जो अपना 14 साल का तजुर्बा है, एक बार आपने 20 लीटर 1 एकड़ में 20 लीटर जीवामृत डाल दिया। अगर पानी भरा था तो स्प्रे मार के जुताई कर दी, अगर पानी नहीं था, जमीन में नमी थी, तो 20 लीटर निकालिए, 100 किलो गोबर की खाद में मिलाइए और छिड़क करके जुताई कर दीजिए। अब आप जिंदगी में भूल जाना कि डीएपी नाम का, पोटास नाम का, जिंक नाम का, सल्फर नाम का कोई तत्व देना पड़ता है, कभी नहीं देना। खास करके आप लोग डीएपी देते हो, डीएपी तो जमीन में इतनी रखी है, बाप रे बाप। हर साल आप 2 बोरा, 1 बोरी धान में, 1 बोरी गेहूं में देते हो, यानी 1 कुंटल डीएपी देते हो। वैज्ञानिक भाषा के अनुसार समझेंगे तो 30% केवल डीएपी काम आई। 100 किलो में 30 किलो काम आई, 70 किलो वहीं अघुलनशील अवस्था में बदल गई। ये बैक्टीरिया उस अघुलनशील चीनी को घुलनशील बना के दे देंगे। तो आप 20 साल से अगर डाल रहे थे तो आपके खेत में 14 कुंटल डीएपी रखी है भाई साहब। अब डीएपी के लिए मारा मारी है, लाइन लगाए हो, ब्लैक में मिल रही है, क्यों ऐसा झंझट पालते हो? जब जीवामृत ले जाओ, बस डीएपी का काम खत्म। नत्रजन आपको देनी पड़ेगी 3-4 साल तक। मैंने बोला जमीन में जीवांश कार्बन बचा है केवल 0.3% होना चाहिए, 1% जीवांश कार्बन को करने के लिए हमें इसमें रेगुलर जमीन में जो फसलों का अवशेष है वो वहीं डालना पड़ेगा। बाहर जलाना, फेंकना, बेचना नहीं है। कोई अगर लालच भी दे कि आपका भूसा हम 600 रुपये कुंटल ले लेंगे, तो अगर भूसा बेच रहे हो तो गोबर की खाद खरीदो, और नहीं तो भूसा बेचो मत, उसी खेत में पलटो। गाय भैंस है तो भूसा गाय भैंस का आएगा और गोबर लौटा दो, अगर गाय भैंस नहीं है तो भूसा ही लौटा दो। ये बैक्टीरिया बरसात के सीजन में जरूर डालना, क्योंकि जमीन, धरती माता अपना हर साल एक बार श्रृंगार करती है।
धरती माता साल में एक बार अपना श्रृंगार करती है, किसके लिए? विष्णु भगवान के लिए। या विष्णु भगवान आते हैं तब ये श्रृंगार करने लगती है पानी की उपस्थिति में। धरती मेरी माता है तो विष्णु मेरा पिता है, ऐसे मान के चलिए। जमीन में जब नमी होती है तभी कार्बनिक पदार्थ कार्बन बनने की क्रिया में जाते हैं, और जब कोई चीज कार्बन बनने की क्रिया में जाती तभी सूक्ष्म जीवाणु वहां काम करते हैं। सूखी जमीन में जहां नमी नहीं है, आप खूब कार्बनिक पदार्थ डाल दें, खूब जीवामृत डाल दें, कुछ होने वाला। इसलिए बरसात के सीजन में 3 महीने ऐसे रहते हैं जब खेत में खूब नमी रहती है। उस समय जब जीवामृत डालेंगे तो अद्भुत परिणाम आएंगे। कितने अद्भुत आएंगे मैं बता दूं। अगर कोई किसान गेहूं बोता है, उसके खेत में अभी तक का तजुर्बा था 13-14 कुंटल गेहूं निकलता है 1 एकड़ में। बरसात में उस खेत में इसने जीवाणु डाल दिए तो बरसात की फसल में जो लाभ मिला। रबी में जब गेहूं बोएगा तो डीएपी, पोटास सब बंद, यूरिया देगा, और जो 13-14 कुंटल हो रहा था वो 14-15 कुंटल होगा। 1-2 कुंटल बढ़ के मिलेगा, डीएपी नहीं डाली तब भी। लेकिन अभी दिमाग में क्या बैठ गया? डीएपी के बिना होगा ही नहीं। ये दिमाग में कौन बिठा रहा है? जो डीएपी बेच रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई सब्जी की खेती करता है और 1 एकड़ जमीन में मिर्चा बोया, 40,000, 50,000, 60,000 का पेस्टिसाइड डालता, तो ये समझ लीजिए कि उसको पेस्टिसाइड डालना ही नहीं है। क्योंकि सब्जियों में सबसे ज्यादा बीमारी, किसी भी फसल में बीमारी का कारण होता है कि जमीन में जो काजल ऑर्गेनिज्म है बीमारी फैलाने वाला, वो जिंदा है और उस पर कोई कंट्रोल करने वाली प्रकृति की व्यवस्था नहीं है। जब ये जीवाणु जाएंगे तो बीमारी फैलाने वाले को कंट्रोल कर लेंगे। और जैसा मैंने अंदर बताया कि अगर खेतों की मेड़ बना ली, मेड़ों पर पेड़ लगा लिया, जो मैंने बोला था जामुन का, शीशम का, महुए का, नीम का, बरगद का, पीपल का, गूलर का, आपके खेत में 150 पक्षी रहने लगे तो ये समझ लीजिए कोई फसल में कीड़े को सबसे ज्यादा पक्षी कीड़े को खाते। कीड़ों का पहला भोजन है, मतलब पक्षियों का सबसे पहला भोजन है इंसेक्ट। तो आपकी फसल को फली छेदक से बचा लेंगे पक्षी। सोच केवल इतनी बदलनी है कि कई बार किसान कहते हैं कि साहब फिर चिड़ियां भी तो खाएंगी फलियां। तो आपके पूर्वज क्या कहते थे? दाने दाने पर लिखा है। भाई परमात्मा की व्यवस्था है। परमात्मा ने पंच महाभूत बनाए, फिर पंच महाभूत भगवान ने बहुत सारे जीव जंतुओं, वनस्पतियों की रचना की। किसके लिए? हमारे लिए। मैंने बोला धरती को बनने में 3.5 करोड़ साल लगे। किसने बनाया? छोटे छोटे जीवाणुओं ने, छोटी छोटी वनस्पतियों ने। आज वैज्ञानिक लोग टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि इस खरपतवार को मार दो, इस कीड़े को मार दो। किनको? जिन्होंने धरती की रचना की है। आज हम उन्हीं को मारने लगे और फिर मंदिर में घंटी बजाते हैं। भगवान की माया को नष्ट करके मंदिर में घंटी बजाने का क्या फायदा? धरती को बंजर बना करके शिवलिंग में धतूरा चढ़ाने का क्या फायदा? जमीन के नीचे का पानी बर्बाद करके विष्णु भगवान की पूजा किस काम की? और जंगल को, पेड़ को काट करके ब्रह्मा जी की पूजा किस काम की? तो खेती क्या है? खेती एक बहुत बड़ा धर्म है, खेती एक बहुत बड़ी पूजा है, खेती ही भगवान है, खेती ही साधना है, खेती ही उपासना है, खेती ही आराधना है। जो किसान समझदारी के साथ खेती करता है उसको किसी मंदिर में घंटी बजाने की जरूरत। और अगर जमीन बंजर होती रही, इंसेक्ट मारते रहे, केचुआ मर गया, मेंढक मर गई, चिड़िया मर गई, तितली मर गई, मधुमक्खी मर गई, तो मरना हमको भी तय है। ठीक है ना। तो पंच महाभूत यानी भगवान को मत मरने दो। इसी को कहा गया धर्मो रक्षति रक्षता। अगर मैं धर्म की रक्षा करूंगा तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। धर्म कौन सा धर्म? यही पंच महाभूत की रक्षा। धरती की सुरक्षा, पानी की सुरक्षा, जंगल की सुरक्षा और जीव जगत के जितने भी जीव हैं उनकी सुरक्षा अगर हम कर लेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर जीव जगत नष्ट हो गया, धरती बंजर हो गई, धरती के नीचे का पानी लूट लिया, जंगल काट लिए, तो हम भी सुरक्षित। नमस्कार।